चैप्टर है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, जी जी आपका फर्स्ट चैप्टर था। तो हमने इसको स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से कि ओवरऑल दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को डुअल एरो से शो किया जाता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल एरो से शो किया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपस में कन्वर्ट हो सके, यानी इंटर कन्वर्जन पॉसिबल हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन सके। और इसमें जो नीचे स्टेप लिखा हुआ है इक्वेशन के नीचे, ये था कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन इसमें पॉसिबल होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में नहीं आ सकता, यानी कि C+O2 से CO2 बन सकता है मगर CO2 से यस सर वापस C+O2 नहीं बन सकता। इस तरफ का वापसी का एरो नहीं है। और इसमें कहता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड होता है, रिवर्स नहीं होता। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता था, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो वो फॉरवर्ड और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने तो वो रिवर्स। तो इसी का ही कंपैरिजन है आगे, इन्हें डायरेक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन होती है। तो फॉरवर्ड में पहला पॉइंट है जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। ये शुरू में फास्ट होता है और आस्ता आस्ता स्लो होता जाता है, यानी जब रिएक्शन शुरू होता है तो फास्ट रिएक्शन होता है फॉरवर्ड का और आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होती जाती है। और इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। राइट ठीक है, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनती हैं तो इसको रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। इट इज जीरो इन द बिगिनिंग एंड ग्रेजुअली स्पीड्स अप होता जाता है एक लिमिट तक। इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा जी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन को कहते हैं केमिस्ट्री में, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो कब आता है, जब दो चीजें बराबर हो जाएं। तो तीसरी लाइन में वो कंडीशन लिखी हुई है। वो कंडीशन क्या है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखिए तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी है एक रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, उसका O2 से रिएक्शन है। ओके, ये बात है, SO2 का O2 से रिएक्शन है और उससे SO3 बन रहा है। तो अब इसमें जो SO2 है ये रिएक्टेंट है, O2 रिएक्टेंट है और SO3 प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसकी कर्व पे हैं, जो ग्रीन कलर की कर्व है वो SO2 की कर्व है और SO2 की कर्व जैसी रिएक्शन शुरू होता है डिक्रीज हो रही है, मतलब रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहा है। O2 भी रिएक्टेंट है, वो रेड कलर की कर्व है, ये भी डिक्रीज हो रही है। SO3 प्रोडक्ट है, ये जीरो है शुरू में, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, रिएक्शन होता जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्पीड प्रोडक्ट अप होता बढ़ता जा रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हुआ और SO3 की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। सो इसमें लिखता है जी इक्वेशन के नीचे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस इन द बिगिनिंग। हमने ये चेक किया कि SO2 और O2 ग्राफ से साबित हो रहा है कि वो डिक्रीज हो रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग, यस SO3 यहाँ पे प्रोडक्ट है और वो इंक्रीज भी हो रही है। When the rate of forward and reverse reaction become equal, dynamic equilibrium is established या attained। बिल्कुल जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। और अब ग्राफ में कैसे पता चलता है कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं, तो ये लास्ट लाइन में इसका आंसर है, when the curves become parallel। है। यस सर पैरेलल पैरेलल कर्व्स आ जाएं, जैसे यहाँ पर एंड पे, एंड ऑफ द ग्राफ जो है, इधर SO3 SO2 और O2 ये कर्व्स आखिर में जाकर पैरेलल होगी। फिर हमने बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम की। मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम उस वक्त आता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन
आपस में उनका रेट या स्पीड जो है वो बराबर हो जाए, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक। डायनेमिक एक ऐसी चीज होती है जिसमें मूवमेंट हो, जो मूव कर रही हो या जो बदल सकती हो, अंदर बदलाव आए। तो स्टैटिक वो होती है जो फिक्स हो, जो मूव ही ना कर सके। तो कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होते रहते हैं, और इस वजह से वो हमेशा क्या होता है कि वो डायनेमिक रहता है। स्टैटिक क्या होता है कि वो रुक जाता, अंदर कोई रिएक्शन ही ना होता। जबकि इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, बैकवर्ड भी हो रहा होता है, मगर दोनों की स्पीड या रेट आपस में बराबर होता है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब आपने ये करनी थी कि राइटिंग द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब ये पहली इक्वेशन है 2NO + O2, ये बन रहा है 2NO2। इसका फॉरवर्ड क्या हुआ? NO + O2 2NO2, और इसका बैकवर्ड क्या हुआ? यस हमने प्रोडक्ट पहले लिख लिया और रिएक्टेंट बाद में, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना रिवर्स है। यहां तक हमने यस चीजें पढ़ी थी, ये दो एग्जांपल्स थी जो हमने करनी थी, N2 + 3H2 2NH3, और ये आपको समझ आ गई। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। सो जी जी आफ्टरवर्ड हमारा जो आज का टॉपिक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक का, जो कई बार अगर हम पास पेपर जब देखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आया हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, कल के जी सर। टॉपिक में अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर, वो क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, जी सर। ओके। CM गुलबर्ग और P वेग, ये दो साइंटिस्ट हैं। इधर CM नहीं लिखा हुआ, खैर CM गुलबर्ग और P वेग, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, सबसे पहली शर्त इस लॉ की कि ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस पे अप्लाई होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस पे अप्लाई होगा। ओके, अब इसकी डेफिनेशन ये समझना जरा मुश्किल होती है, तो हम इसको स्टेप वाइज समझेंगे। द रेट, पहले लफ्ज लिखा हुआ है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स। यहां तक रेट का मतलब हो गया स्पीड, कि किस स्पीड से कोई सब्सटेंस जो रिएक्ट करती है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो क्रोजन होती है या जो जंग होता है वो स्लोली जी जी। लगता है या फास्ट लगता है? कैसे होता है कि सुबह लोहे के ऊपर पानी गिरे और 2 मिनट बाद या 2 घंटे बाद उसे जंग लग जाए? नहीं सर, ऐसे आहिस्ता नहीं आहिस्ता। होता, इट टेक्स टाइम। तो रेट यही होता है कि इसका मतलब है जंग लगने का प्रोसेस स्लो है, लेकिन अगर आप एसिड को बेस से मिलाते हैं ना, कोई ऐसा रिएक्शन का, जैसे आप घर में जो वॉशरूम क्लीनिंग के लिए एसिड लाते हैं, जैसे ही वो मार्बल पे डालते हैं वो फौरन रिएक्ट करता है और गैस बना देता है, उसका यस सर। रेट हाई है, वो फास्ट है। ठीक है, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, ये रेट दो किस्म के होते हैं। अच्छा, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, अब जो रेट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? यानी कोई भी रिएक्शन क्विकली रिएक्शन होगा या स्लो रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा उसके एक्टिव मास पे। ये फर्स्ट पॉइंट है जो फुल स्टॉप तक, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कि जिस स्पीड से कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एक्टिव मास ज्यादा होगा तो उसका रेट भी ज्यादा होगा और वो क्विक रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन। और अगर उसका एक्टिव मास कम होगा तो उसका रिएक्शन भी स्लो होगा। एक्टिव लो मास होगा। नीचे लिखा हुआ है। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास एक्चुअली होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और ये कंसेंट्रेशन होती है। 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था मोलैरिटी फाइंड करने का, चैप्टर 6 में। यस सर, ठीक पढ़ा है, सर। तो ये उस यूनिट में मेजर किया जाता है मोलैरिटी में, मोल। और इसका सिंबल जो होता है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे आप लोग
मैथ में मैट्रिसेस में पढ़ते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जी जी अब हमने डेफिनेशन का फर्स्ट सेंटेंस समझा है और उसका मतलब ये था किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, वो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास से, और द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड। अब रिएक्शन प्रोसीड का मतलब होता है आगे जाना, मूव करना, एक स्टेप आगे लेना। जो जिस स्पीड से वो रिएक्शन आगे जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। देखो अगर आपका रिएक्टेंट ही थोड़ा है, उसके एक्टिव मास का रिएक्टेंट ही थोड़ा है, ठीक है, तो आपका रिएक्शन स्लो होगा। यानी एक सिंपल सी बात, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी कह लो या आप कह लो इत्तेफाक में बरकत है। अगर एक बंदा ले रहा है सिर्फ 1 मोलर, एक ले रहा है 10 मोलर, तो 10 मोलर के मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेंगे 1 मोलर से या 1 मोल वाले से, ठीक है। मोर जी जी भाई कहते हैं ना वो पंजाबी में, जितना गुड़ डालोगे तो उतना ही मीठा होगा ना। जितना आपका एक्टिव मास ज्यादा होगा, रिएक्टेंट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन उतना तेजी से आगे जाएगा, प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये डेफिनेशन खैर यस इसको आखिर में आपको बेस्ट किस्म का रट्टा लगाना होता है समझने के बाद, अपने वर्ड्स में नहीं। लो जी, ये है हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ अ लॉ। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल क्या होता है जी? फर्जी। एक रिएक्शन हुआ है, ए का बी से रिएक्शन हुआ है, सी और डी बने, तो बात इसमें ना कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए है, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी है, ठीक है। जी जी कैपिटल ए कोई केमिकल था और स्मॉल ए उसके मोल्स हैं। जैसे अगर आप देखो, हम वापस जाएं तो ये जो N2 है और इसमें ये हाइड्रोजन के साथ 3 क्या आ रहा है, ये उसकी सर। बैलेंसिंग की गई है ना जी 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 एक्चुअली। इसका बैलेंस करने के लिए दिए। हाँ, इसका मतलब हम ये पढ़ेंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ NH3, N2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन। सिमिलरली यहाँ अगर मैं पूछूं तो ये जो A है इसके मोल्स कितने हैं? स्मॉल ए। B के मोल्स स्मॉल कितने एस हैं? स्मॉल बी। स्मॉल। एक्चुअली B क्या है? कोई केमिकल है। A क्या है? कोई केमिकल है, कैपिटल ए। और स्मॉल ए क्या है? उसके मोल्स। अगर आप ऊपर पढ़ें तो वो लिखता है जी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, small a moles of reactant A, small b moles of reactant B react to give जी small c moles of product C। C प्रोडक्ट है ना और D भी प्रोडक्ट है, जी जी तो D प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? स्मॉल d, C के कितने हैं? स्मॉल स्मॉल डी c, वगैरह स्मॉल वगैरह, सी। ठीक है। ये आपको जी जी एक हाइपोथेसिस या एक सुपोजिशन समझ आई कि एक रिएक्शन हुआ है और कौन सी टाइप का रिएक्शन हुआ है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? सर ये है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, ए का बी से रिएक्शन हुआ और उसमें बना क्या? प्रोडक्ट क्या बनी? सी और सी एंड डी डी। डी ए के मोल्स कितने थे? स्मॉल स्मॉल। ए बी के स्मॉल बी, सी के स्मॉल सी और डी के स्मॉल डी। स्मॉल डी। डन हो गई बात, ये स्लाइड पूरी समझ आ गई। यस सर आ गई। ये डेरिवेशन का पहला स्टेप है बेटा। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? Rate of forward reaction is directly proportional to concentration of A power small a, concentration of B power small b। अभी ये बात समझनी है हमने। रेट ऑफ फॉरवर्ड, अब आप मुझे ये बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन हम फिर रिपीट करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट ठीक है। बनेगा। अब हमने जो अभी इक्वेशन पढ़ी उसमें रिएक्टेंट कौन था? जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी है, रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। ए एंड बी। और हमने अभी लॉ में पढ़ा है कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, ऐसे ही होगा ना। जी जी अगर यस तो सर। रिएक्टेंट बहुत ही कम है या है ही नहीं, अगर रिएक्टेंट है ही नहीं तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है? नहीं सर। सर हो सकता है लेकिन स्लो होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दोबारा सुने, अगर रिएक्टेंट हो ही ना तो जी फिर जी फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। उसकी वजह, नहीं होगा। यस सही। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, अगर रिएक्टेंट ही नहीं है तो प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। ये देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी कंसंट्रेशन।
ये स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद हम बोलेंगे कंसंट्रेशन, और इसका यूनिट क्या है, मोल्स पर डीएमक्यू। ठीक है, जी जी। ओके। दूसरा स्टेप देखें, प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जी जब भी हटाते हैं तो क्या आता है, तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर स्मॉल बी। और अच्छा, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी ये क्या थे, आपको याद होगा, मैंने अभी बताया, ये मोल्स हैं। ये ये क्या है, मोल्स हैं। मोल्स हैं। मोल। मोल्स की वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। अच्छा, के एफ, के तो कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम पर नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एफ से क्या मुराद होगा, फॉरवर्ड। सर के फॉरवर्ड रिएक्शन है। के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अभी हमने फॉरवर्ड की तो इक्वेशन बना ली, अब हमने रिवर्स की बनानी है। देखिएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी और सी एंड डी डी के। के। सही तो हो। सी और डी हमारा क्या था बेटा, प्रोडक्ट था। सी और डी प्रोडक्ट। क्या था, प्रोडक्ट था। तो अब इधर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या कांस्टेंट आएगा, कोई अंदाजा बताएं। के आर। बिल्कुल के सही आर। है, शाबाश। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन ठीक है। पावर स्मॉल डी। ठीक हो गई बात जी बेटा। जी। इन 4 स्टेप्स में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं सर, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं। के एफ और के आर ये क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स कांस्टेंट है। के एफ रिवर्स। फॉरवर्ड कांस्टेंट है और के आर क्या है, रिवर्स कांस्टेंट। रिवर्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किस चीज की इक्वल था, ये सेकंड इक्वेशन देखें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन। यहाँ देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड के नीचे मैंने लिख दिया के एफ इंटू ए इंटू बी। ठीक होगी बी। बात। और रेट ऑफ रिवर्स के नीचे क्या लिखा है, के आर इंटू सी डी। ये देखें ना पीछे ऐसे ही था ना यस फोर्थ सर। इक्वेशन में। यस सर, बिल्कुल ऐसे। क्लियर होगी बात। अगर जी। ये दोनों बराबर हैं, अब मैंने क्या किया बेटा, के एफ को इधर ही रहने दिया, के आर को उधर लाया तो के एफ के नीचे डिवाइड हो गया। सही है। सी और डी को इधर रहने दिया, ए और बी उधर गए तो डिवाइड हो गए। सही। ये पॉइंट समझ आया। यानी यस सर, आगे के डिवाइड। एफ और के आर को एक जगह कर दिया और उनको के एफ और के आर को के सी कहा जाता है। के एफ ओवर के आर को के सी कहा जाता के। है। ओके, एज के एफ ओवर के आर इक्वल टू के सी, ये एक ऑलरेडी फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है, के एफ ओवर के आर की रेशो को के सी कहा जाता है। के। तो के सी क्या हो गया, अब हमने क्या किया बेटा, जहां पे पिछली इक्वेशन में हमने के एफ ओवर के आर की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे के एफ ओवर के आर की जगह के सी लिखें तो वो सी डी ओवर ए बी के बराबर आ गया। ठीक है जी। लेकिन सी के ऊपर पावर क्या आनी है, स्मॉल सी, स्मॉल सी। और डी के ऊपर पावर स्मॉल डी, स्मॉल डी। ए के ऊपर पावर। अब हमें एक स्टेप इसमें मैंने नहीं लिखा, वो मैं भी लिख लेती हूँ छोटा सा। अब हमें, आपको पता ही होगा एक चीज का ना, कि सी और डी क्या थे हमारे, एक्चुअली प्रोडक्ट्स थी। सी और डी क्या थी, प्रोडक्ट्स थे। और ए और बी क्या थी, ए और बी क्या थी, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट। तो के सी किसके बराबर हुआ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन। हाँ, बस ये मैंने लिखना था, आपको समझ आ गई है तो ठीक है। तो एक्चुअली हम यूं भी लिख सकते हैं, के सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, डिवाइडेड बाय जी जी। स्क्वायर ब्रैकेट रिएक्टेंट। यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हुई, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो के सी कहते किसे हैं। अब के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट्स हमने पढ़े हैं, अब आप तरतीब से समझिएगा। के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके साथ एफ लग जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, के के साथ आर लग जाए, ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। के जी जी। साथ सी लग जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन।
equilibrium constant of concentration. concentration. So Kc is known as equilibrium constant of concentration, whereas above equation is called as equilibrium constant. ठीक है expression. Yes.